let us hope that they will be with us very soon. So, namaskar, pranam, good afternoon. नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोग पुराने लोग हमारे जान पहचान के भी इसमें हैं अभी आज। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको समय निकालने का। ये मंथन का 8वां संस्करण है और हम एक अंतराल के बाद फिर से जुट रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने भोपाल में अपनी जो 7वां संस्करण था मंथन का वहाँ पे किया था, बहुत ही सक्सेसफुल था। आप में से कई लोग वहाँ पे थे। तो मनीष जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। तो ये जो 7वां संस्करण है, इस 8वां संस्करण है, इसको हम लोगों ने यही सोचा कि जो कंटेम्पोररी इवेंट्स जो अभी की चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर हम फोकस करें। तो आज के इस दौर में हम संस्करण में हमारे साथ कुछ दिग्गज लोग, एक्सपर्ट्स, जो इस विषय पे हिमालय और जोशीमठ को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हिमालय में इकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हमारे साथ आज रवि चोपड़ा जी मौजूद हैं। रवि जी नमस्कार एंड थैंक यू सो मच सर। जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। और डॉक्टर एसपी जय सती। श्री राम जी। रवि जी, रिचर्ड बोल रहा। डॉक्टर एसपी सती, सती जी आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। म्यूट कर देती हूँ सुपर्णो, उसके बाद I'm going to mute सबको। मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, अभी म्यूट कर दें आप। इसके अलावा हमारे साथ रिचर्ड महापात्रा हैं, मैनेजिंग एडिटर डाउन टू अर्थ के। आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग उनको जानते ही हैं। और डाउन टू अर्थ की तरफ से जो प्रेजेंटेशन होगी इस पे राजू साजवान जी बात करेंगे, जिन्होंने इस विषय को काफी करीब से और काफी डिटेल में इसको फॉलो किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस बिगिन। मैं रिचर्ड से अनुग्रह करूंगा कि वो शुरुआत करें। रिचर्ड थोड़े बहुत जो मेन इश्यूज हैं, जो आउटलाइन है इन मुद्दों की, वो आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद ही विल कंटिन्यू टू राजू साजवान। राजू जी हमारा एक प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने प्रमुख रखेंगे और फिर हम रवि जी से आग्रह करेंगे कि वो हमें बताएं क्या है। रिचर्ड प्लीज। रिचर्ड प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। धन्यवाद सपोर्नो। कैन यू हियर मी नाउ? ऑडिएबल है? ठीक है। एंड आप सबके स्वागत है। एक शिवरात्रि के दिन में आप सबने समय निकाला इसके लिए, लेकिन वो इशू भी बड़ा गंभीर है। और जैसे आप रवि जी से सुनेंगे, राजू जी से सुनेंगे, सती जी से सुनेंगे, ये सारे के सारे इसी मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन ये क्राइसिस है हिमालय का। और मुझे याद है कि करीब 2 साल पहले जब एक बातचीत हो रहा था कि 2 साल नहीं, एक्चुअली 3 साल पहले, पेंडेमिक से पहले, कि एक असेसमेंट आया था। ये हिंदुकुश हिमालय का पहला असेसमेंट था क्लाइमेट चेंज को लेकर। और ये इसी मोड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने निकाला था। और मुझे जाना था इसका रिलीज के लिए काठमांडू, क्योंकि इसी मोड का ऑफिस वही है, दफ्तर, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये पहला असेसमेंट आया था। तो उसके बाद से हमने बात शुरू किया कि हिमालय पे इतना बातचीत क्यों करना चाहिए। हम तो हर वीकेंड में निकल लेते हैं छुट्टी करने के लिए, दिल्ली में जो है। और बाकी हिमालय एग्जैक्टली क्या मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई साउथ इंडिया में हो, तमिलनाडु में हो, या आंध्र प्रदेश में, या तेलंगाना में हो, उसके लिए क्या मायने रखता है, ये कंट्री के लिए क्या मायने होता है। जब हमने ये बातचीत करने लगे हैं तो कि यही अक्सर आने लगा है कि हिमालय ऐसा ही एक इकोलॉजी है, जैसे बुंदेलखंड है, जैसे रायलसीमा एरिया है, जैसे केबीके या कलांडी बलांगीर और कोरापुट रीजन ऑफ इंडिया है, या
इस टाइप का है, तो इस पे कौन सा इतना बड़ा महत्व है कि आप हिमालय पे इतने सारे बात करना चाहिए। और यहीं से कहानी शुरू होता है। जैसे रवि जी, सती जी और ये सब जानते हैं कि इन लोगों ने शायद हम हिमालय के नाम या हिमालयन इकोलॉजी के नाम से पहले से, इकोलॉजी की बात करने से पहले ये जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं। हिमालय हिमालय नहीं होता है, वो तो हम यूजुअली वो बोल देते हैं कि हिमालय है, आज भगवान शिव का शिवरात्रि है, उनका भी ये होता है। लेकिन हिमालय एक बड़ा क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन है। इसको थर्ड टावर भी बोलते हैं या पोल भी बोलते हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिका के बाद हिमालय होता है। और हिमालय हिमालय इसीलिए भी मायने रखता है कि सारा भारत का शायद वाटर सिक्योरिटी हिमालय से कंट्रोल्ड है। कम से कम 1 बिलियन की पॉपुलेशन जो इंडियन हिमालयन एरियाज है उससे डिपेंड करते हैं, उनका वाटर सिक्योरिटी हो या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी हो। तो हिमालय कोई ऐसे एक जस्ट इकोलॉजी नहीं है या एक माउंटेन रेंज नहीं है जो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए। जोशीमठ सभी ने रिपोर्ट किया, और जोशीमठ शायद, मैंने रवि जी को कोट करूंगा कि ये एक जोशीमठ ने एक कॉल था, क्राइसिस कॉल था। शायद हिमालय इस पे जो बोल रहा है कि एनफ इज एनफ। रवि जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं, हमारा इंटरव्यू जो आपने दिया था डाउन टू अर्थ के साथ, इस पे आपने बोला था कि एनफ इज एनफ बोल रहा है अभी हिमालय। तो यही है। तो ये हिमालय क्या है जो इसके लिए बात करना चाहिए। पहला एक तो चीज है कि हमें एक दो चीज जो हम यूजुअली अक्सर भूल जाते हैं बड़े बड़े चीज करते हुए, हिमालय वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी फॉर्मेशन हो रहा है, बल्कि हमारे सामने एक करीब 300 मिलियन या 3000 लाख साल पुराना जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था वो चल रहा है और हम अभी देख रहे हैं। हिमालय वही है, मान्य रखता है। पानी का हमने बताया, लेकिन अभी क्या हो रहा है हिमालय में, मैंने कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूं कि जब देश की डिजास्टर की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो अक्सर हम यही बात करते हैं कि डिजास्टर से बड़ा जलवायु परिवर्तन का एक सिम्टम होता है वेदर रिलेटेड डिजास्टर जो होता है या क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर होता है। आप हिमालय को देख लीजिए। पहला, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है और जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, हिमालय को आप देखेंगे तो वो 3 गुना ज्यादा वार्मिंग हो रहा है हिमालय में, जो मेनलैंड इंडिया से या जो दूसरी जगह से 3 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग हिमालय में हो रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हिमालय एक हमारा वाटर सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग है। करीब 1 बिलियन लोगों का वाटर सिक्योरिटी भी ये डिसाइड करता है। दूसरा, क्या ये जोशीमठ जैसे डिजास्टर जो हमने देखा या जो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि उत्तराखंड में फ्लड हो, हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियल बस्ट हो, या बादल फटने का हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हिमालयन स्टेट्स में जाते हैं उनसा होता है, एक आंकड़ा सामने आता है। करीब हमने देखा कि जो 1900 से 2022 तक आप आंकड़ा लगा देंगे जो डिजास्टर का भारत का, तो करीब 30% हिमालय में होता है। लेकिन आप ये लास्ट 9 साल या 2013 से 2022 तक कर देंगे तो जो सारा भारत का जो डिजास्टर है उसका 40% हिमालय में होता है। ये शो करता है कि हिमालय अभी एक बड़ा डिजास्टर प्रोन एरिया हो गया है। जोशीमठ एक वेकअप कॉल था या अलार्म था, या एक बोल सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल था।
दूसरे पहलू है हिमालय का। अर्बनाइजेशन अक्रॉस भारत हो रहा है, बल्कि ये आंकड़े लगाया जाता है कि अगले जैसे 10 साल में भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन एरिया में रहेंगे, रूरल एरिया में कम रहेंगे। मतलब मोर देन 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेंगे और लेस देन 50% रूरल में रहेंगे। तो आप बोल सकते हो कि जो भारत है वो इंडिया बन गया है। हिमालय का क्या सीन है? हिमालय यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे फ्रेजाइल एरिया है, आप देखेंगे तो सबसे अर्थक्वेक प्रोन जोन है, सबसे डिजास्टर प्रोन एरिया भी है। और आप अर्बनाइजेशन का आप देखेंगे तो हिमालय का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो लास्ट 30 साल में 1.5 गुना बढ़ा है, 1.5 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ा है। लेकिन उसी के अंदर आप देखेंगे तो अर्बन पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ा है। ये जो हम सब देख सकते हैं हमारे सामने, जो कंस्ट्रक्शन है, जो डेवलपमेंट है, जो टाउन्स, न्यू टाउन्स आए हैं और जो टाउन थे उस पे जो बढ़ोतरी है। सिमिलरली इसका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, जो दूसरी चीज है। ग्लेशियर पिघल रहा है, उस पर कोई द्विधा नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हिमालय की एक खासियत भी है कि हमारा जो सबसे अच्छा जो जंगल है यहाँ भी होता है। लेकिन आप देखेंगे तो जो 131 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स या जो हिमालयन स्टेट्स में जो 131 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस पे आधा मतलब करीब 65 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड डिग्रेडेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हमें मिला है। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार एक निकालता है एक एटलास, जिसको बोलते हैं कि डेजर्टिफिकेशन एटलास ऑफ इंडिया। उस पे आप देखेंगे तो जो हिमालयन स्टेट से सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन वही हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन का यही भी होता है कि लैंड डिग्रेडेशन एक मेजर जो उसी के अंदर आता है। लैंड डिग्रेडेशन काफी ज्यादा हो रहा है और जो रेनफॉल का कमी है वो करीब करीब सारे हिमालयन स्टेट्स में रेनफॉल जो है बारिश का वो कम हो रहा है, एक्सेप्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आजकल एक टर्म बड़ा चलता है सारा वर्ल्ड में, इसको बोलते हैं पोली क्राइसिस या मल्टीपल क्राइसिस। सारा वर्ल्ड में चल रहा है, वार चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है। पोली क्राइसिस है, मल्टीपल क्राइसिस। तो आप देखेंगे तो एक्चुअली हिमालय एक रीजन है जो इस पे भी एक पोली क्राइसिस चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, वो भी एक क्राइसिस है। ग्लोबल वार्मिंग एक क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज एक क्राइसिस है, अर्बनाइजेशन और जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी एक क्राइसिस है, डिजास्टर एक क्राइसिस है। तो पॉली क्राइसिस हिमालय में भी हो रहा है और इसी की वजह शायद जोशीमठ एक सिंबल जैसे निकल के आता है और यही सवाल करता है। मैं अगेन डॉक्टर चोपड़ा का कोट करूंगा कि शायद हिमालय यही क्राइसिस कॉल कर रहा है कि एनफ इज एनफ। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी राजू जी से करूंगा दरखास्त कि वो एक प्रेजेंटेशन करे, क्योंकि करीब 3 साल से डाउन टू अर्थ एक हिमालयन रीजन का एक अध्ययन कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो उसी के बेसिस पे, बल्कि हमने नवंबर में ये जोशीमठ वाला कहानी हमने नवंबर के एडिशन में किया था। तो राजू जी आपसे इट्स योर नाउ, आप अपना जो हमने अभी तक कहानी बताया है उसको एक बार क्विकली बता दें। नमस्कार सभी साथियों को। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते उनके उन्हें मैं बता दूं, मैं डाउन टू अर्थ हिंदी में हूँ, यहाँ काम करता हूँ। इससे पहले तकरीबन 2.5 दशक का दौर मेरा विभिन्न हिंदी अखबारों में रहा है। अलग अलग अखबारों में मैंने काम किया है
और डाउन टू अर्थ में अलग अलग मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मेरा इंटरेस्ट हिमालय को लेके बढ़ा और उसके साथ ही वहां पर जो संपर्क में लोग आए उनसे हमने नई नई चीजें समझी और नई चीजें जानी। तो सुकन्या एक बार इसको वो कर लेते हैं। तो एक सेकंड। हाँ यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं जोशीमठ से ही। और जोशीमठ में जो अभी हमने वो किया था, शेयरिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ आ गया। तो ये जो हमारे दो इशू, पिछले हिंदी के दो इशू हम लगातार जोशीमठ पर कर चुके हैं। पहले इशू में हमने जोशीमठ पर ही फोकस रखा था और उसके आसपास के कुछ इलाकों में। उसके बाद अब जो हमारा जो इशू आया है डाउन टू अर्थ हिंदी का, वो भी जोशीमठ से शुरू जरूर होता है, लेकिन वो पूरे हिमालय पर बात करता है। तो हमने इस जो इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है, धंसते जोशीमठ से उठे सवाल। ये जो जोशीमठ धंस रहा है, इससे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा इस उसमें। तो एक मिनट सुकन्या, अगला मुझे तो ये सबसे पहले तो जोशीमठ को समझना होगा कि जोशीमठ है क्या। तो ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, बहुत नया इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना में 8वीं सदी में ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना यहाँ हुई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे इसने एक जोशीमठ का रूप ले लिया और समुद्र तल से लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। सबसे जो इसकी वो है कि ये मोरेन और लैंडस्लाइड के बलवे पर बसा हुआ है। मोरेन उस जगह को कहते हैं जब जहाँ पे कभी वो ग्लेशियर रहा हो और वो ग्लेशियर अब पिघलने के बाद वहां पर जो मलबा बच जाता है वो मोरेन लैंड है। और उसके अलावा ये एक बड़ा कभी लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये दो वजह से यहाँ ये ठोस नहीं है पूरी तरह से, इसलिए ये कमजोर जगह मानी जाती है। इसकी आबादी इस समय लगभग 25,000 के आसपास है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद सेना ने यहाँ पर मौजूदगी बढ़ाई और माना जाता है कि उसके बाद से ही जोशीमठ में का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं उसके पीछे 1962 की जो सेना की मौजूदगी है, उसके बाद से वो ज्यादा बढ़ गया। तो अब चूंकि ये बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी इसका प्रवेश द्वार है, तो इसलिए जोशीमठ का महत्व, उसमें जो व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं वो सब एकदम से आप देखेंगे एक बड़े शहर के रूप में उसने वो कर दिया है, बड़े रूप ले लिया। सुकन्या। तो सबसे जो दिक्कत है इस उसमें हम लोगों को जो महसूस हुई है, रवि जी भी कहते रहे हैं और एसपी सती हैं, हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे जो इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे थे, तो वो भी शायद जुड़ेंगे। तो ये इन लोगों का जो सबसे जो अहम सवाल है, अहम बात कहते हैं कि इसकी आपदा की अनदेखी हो रही थी। 1976 में सबसे पहले यहाँ पर भूदशा वगैरह की दिक्कत आई सरकार के स्तर पर। यहाँ पर एक कमेटी बनी, गढ़वाल के आयुक्त होते थे मिश्रा जी, उन्होंने एक कमेटी पे एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जोशीमठ का जो वर्तमान स्वरूप है वहां पर उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें न तो इसका शहरीकरण होना चाहिए, न इसमें किसी तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए। वो उसको ही उसकी अनदेखी से ही इस जो आज हम वर्तमान आपदा देख रहे हैं उसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए। 2005-6 में यहाँ पर सबसे पहले एक तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना शुरू करने की
जब बात हुई थी, जिसको एक मुख्य वजह माना जा रहा है इसका, वो उसका विरोध शुरू हुआ था। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन स्थानीय लोगों ने उस समय कर लिया था, जो संघर्ष समिति अभी तक लड़ रही है। और आज जो उसने आशंकाएं उस समय जताई थी, हमने अपनी रिपोर्ट में ये समझा और लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि हमने 2005-6 में ही ये आशंका जता दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सरकार की अनदेखी वहीं से ही शुरू हुई, उसको जबरन शुरू किया गया। ये सब देखना एक हमारे लिए बड़ा चौंकाने वाली बात थी। फरवरी 2021 में ऋषिगंगा की बाढ़ आई, चमोली में एक बड़ी आपदा हुई, 200 लोग के आसपास मारे गए, 2 पावर प्रोजेक्ट डैमेज हो गए। ये जब ये हो रहा था तो इसके आसपास के सारे इलाकों में दिक्कतें खड़ी हुई थी। उसमें से जोशीमठ एक और है, जो कि ऋषिगंगा से, वहां से तकरीबन जो तपोवन में जहां सबसे पहले रैणी गांव है, रैणी से शुरुआत हुई, तो वो वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे जोशीमठ है। उसने इसकी जड़ों को हिला दिया था। जोशीमठ में आपदाओं मतलब के जो भूदसाव का एक प्रमुख कारण उसको माना जाता है, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने उस ओर तब भी ध्यान नहीं दिया। जून 2021 में भारी बारिश आई, रैणी में रैणी गांव है, उसमें उसके लोगों को वहां से हटाना पड़ा और उनको वहां पर एक जो रैणी गांव की खासियत ये है कि वो देश का जो एक बड़ा आंदोलन, चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसका जब शुरुआत हुई थी, जिन महिलाओं ने की थी, जो महिलाएं उन पेड़ों पे, उन जंगलों को बचाने के लिए चिपकी थी, वो उसी गांव की महिलाएं थी और गौरा देवी उस की नायिका थी। वहां से शुरुआत हुई थी। तो रैणी का अस्तित्व इस समय संकट में है। कभी भी वो गांव उसमें भूदसाव या भूस्खलन का कारण बन सकता है। और लगातार हम लोग खुद रैणी गांव में भी गए थे। वहां हमने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को कहीं बसाया गया? उनका कहना, नहीं, हमारे को उस समय कहा गया कि आपको यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो लोग उसी गांव में रह रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि जब वहां से जो गौरा देवी को लोग एक तरह से भगवान की तरह पूजते हैं, उन्होंने वहां पे प्रतिमा बनाई हुई है, उस प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने, तहसीलदार ने और वहां के पटवारी ने कहा कि भैया अपनी गौरा देवी को ले जाओ। स्थानीय लोगों का ये कहना था कि उनका कहना था कि हम कहाँ रखेंगे इसको, आप ले जाओ। तो अभी उन्होंने उसी गांव में ही फिर से गौरा देवी की प्रतिमा लगा दी है। तो लेकिन प्रशासन का जो रवैया, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि रवैया था, उस आपदा की जो अनदेखी की गई, जो जिसकी वजह से रैणी में जो इस समय, सॉरी, जोशीमठ में जो देखा जा रहा है, वो उस आपदा की अनदेखी का कारण माना जाता है। नवंबर 2021 में सबसे पहले जोशीमठ के कुछ घरों में दरारें आई थी। तो 2021 में हम लोगों ने भी रिपोर्ट की थी। सबसे पहले जो अतुल सती या जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोग उसी समय सक्रिय हो गए थे। प्रशासन को लगातार ज्ञापन दिए गए कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको आप रोकिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसकी वजह से ये काम वहाँ पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पर लगातार काम चल रहा था। हेलम में बाईपास बनने का काम बाद में शुरू हुआ। ये सब चलता रहा और आज जो हुआ उसकी वो एक वानगी है, उसी आपदा की अनदेखी, इसकी जो अनदेखी की गई उसकी एक वानगी है। सुकन्या, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मोटा मोटा मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि जोशीमठ की साल में है 865 घरों में दरारें आ चुकी हैं। 243 परिवारों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, वहां उनको कहीं इधर उधर रखा गया है। निर्माण कार्य सारे रोक दिए गए हैं जो कि पहले रुकने चाहिए थे। हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया या हेलंग बाईपास का काम हो गया। जोशीमठ में कोई और निर्माण कार्य किसी तरीके का नहीं हो रहा है, वो सब हटा दिए, वो सब रोक दिए गए हैं। और लेकिन पहले दिन, जिस दिन जो डीसी थे, जो डीएम थे वहां के, उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने उसी समय 2-2 हजार मकान बनाने के लिए कह दिए थे। 3 तारीख का उनका एक वो ऑर्डर था, 3 जनवरी का, कि लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, 2-2 हजार आवास बनाए जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही वो ऑर्डर का पता नहीं चला वो कहाँ गया, और अभी तक उन लोगों को अस्थायी आवास बनाकर नहीं दिए गए हैं। मतलब जो उनके लिए एक बनाने की बात हो रही थी, तो अभी भी वो किन्हीं होटलों में उनको ठहराया जा रहा है, राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है।
और हम मतलब मोटा-मोटा आकलन किया जा रहा है, सरकार भी ये मान के चल रही है कि 25 से 30% हिस्सा जोशीमठ का एक बड़ा वो है पार्ट है, वो अब रहने लायक बिल्कुल नहीं रहा। एसपी सती हमारे साथ हैं, वो विस्तार से बताएँगे। उन्होंने 2 बार इस इलाके का दौरा किया है कि वो अब पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहा और अब तक पुनर्वास नीति नहीं बनी है। अब 30% भी है। वैसे तो पूरे जोशीमठ को लेके ये सवाल उठ रहा है कि पुनर्वास नीति बननी चाहिए, लेकिन तकरीबन 30% हिस्सा जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जो होने जा रहा है, उसके लिए अभी तक कोई पुनर्वास नीति नहीं बनी। ये जोशीमठ का हाल है। सुकन्या, सवाल अब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से अभी तक मैंने आपको परिस्थितियां बताई। अब जो हमारा जो मंथन का जो उद्देश्य है वो हम आपके सामने रखते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि मंथन का उद्देश्य क्या है। मंथन का उद्देश्य हिंदी के पत्रकारों को ये समझाना, ये बताना कि मुद्दों पर पत्रकारिता को लेके किस तरह का काम हो सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि मुद्दों की पत्रकारिता को लेके किस तरह का काम हो सकता है, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये अपने स्तर पर हम बताने की कोशिश करते हैं। मैं एक लंबे समय तक हिंदी जर्नलिस्ट रहा हूँ और अलग-अलग अखबारों में मेन स्ट्रीम में काम कर चुका हूँ, तो मुझे इस बात का हमेशा ये मलाल रहा कि जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उस पर नहीं हो रही है। तो वही मंथन का हमारा उद्देश्य है। हम साल में 4 बार मंथन करते हैं, 2 बार हम अलग-अलग जगह पर जाकर और 2 बार ऐसे ऑनलाइन करते हैं। तो ये जो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम जोशीमठ से जो अब जो सवाल उठ रहे हैं, हमें हिंदी के पत्रकारों की ज़िम्मेवारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि हिंदी पत्रकारों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। हम छोटे से छोटे इलाके में रहते हैं, हम अलग-अलग जगहों पर रहते हैं जहाँ पर अंग्रेजी का पत्रकार नहीं पहुँच पाता या अंग्रेजी का पत्रकार केवल कुछ बड़े उसमें महानगरों में ही सिमट कर रह जाता है। तो हमारी ज़िम्मेवारी ज़्यादा बनती है मुद्दों की पत्रकारिता करना और मुद्दों पर बात करना, बहस करना, को सवाल उठाना। तो ये जोशीमठ से ही, अब जोशीमठ की अगर मैं बात करूँ, जोशीमठ से जो गोपेश्वर एक जो उनका जिला मुख्यालय है, वहाँ पर जो कुछ बड़े अखबारों के ऑफिस हैं, कुछ स्थानीय पत्रकार हैं जो कि इन मुद्दों पर लिखते रहे, लेकिन शायद कहीं उनके उसमें कमी थी या मतलब वो उसको इतना बड़ा दृष्टिकोण नहीं दे पा रहे थे। वो अपने संपादक को ये समझा नहीं पा रहे थे कि भैया ये इतना बड़ा सवाल है। नवंबर 2021 में आपके पास कुछ घरों में दरार आ चुकी है, सड़कों पर दरारें देखी जा रही थी। वो अगर उस समय सचेत हो जाते या हम हिंदी पत्रकार मतलब हमारे पत्रकार साथी इस मुद्दे को इतना बड़ा उस समय ही अगर बना देते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो मैं हिंदी के पत्रकारों से यही एक हम लोग समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी को मुद्दों से जोड़कर, जनहित के मुद्दों से जोड़कर किस तरह से एक खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब जोशीमठ पर अगर मैं दोबारा लौटता हूँ, तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक ये नहीं बताया गया, 1.5 महीना हो चुका है कि भूधसाव जो धंसने का कारण क्या है, अभी तक नहीं बताया गया। 6 एजेंसियां जांच कर रही हैं, 6 एजेंसियां, लगभग 1.5 महीना हो चुका है और एजेंसियों को टारगेट दिया गया था कि आपको 1 हफ्ते में देना है, आपको 2 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ है, नहीं बताई जा रही। रिपोर्ट जारी भी नहीं की जा रही है। एक एजेंसी ने पहले कोशिश की थी बताने की कि भाई जो वहाँ पर एक पानी का जो वो फूटा था कि पानी क्यों आ रहा है, उसने बताने की कोशिश की थी कि ये पानी कहीं न कहीं पीछे उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया। तो ये सवाल हमें बार-बार प्रशासन से, सरकार से पूछना होगा, पूछना चाहिए। इस तरह के सवाल हमें पूछने चाहिए। नवंबर 2021 के बाद जो अनदेखी की गई उसके लिए क्या किसी को जिम्मेवार ठहराया गया? एसडीएम को ये लोग बार-बार बात कर रहे थे, डीएम को ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई जिम्मेवारी हमें नहीं लगती कोई फिक्स हुई है। तो इस तरह के सवालों पर हमें लगातार लिखना चाहिए और बात करनी चाहिए। आखिर सवाल ये आ रहा है कि आखिर बचा किसे रही है सरकार? क्या इस प्रोजेक्ट को बचा रही है? क्या हेलंग बाईपास को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या ये सरकार ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी रिचर्ड सर बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज,
क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार कहाँ पे मतलब फिक्स कर रही है। सवाल ये नहीं है कि आप तपोवन उस योजना को बचाना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि आप इस तरह का जो विकास मॉडल जो आप अपना रहे हैं, वो उस विकास मॉडल की कितनी ज़रूरत है लोगों को और कितना वो नुकसान करने वाली है, आपको वहाँ पर अगर क्लियर नहीं करेंगे तो ये पूरे हिमालय के लिए एक संकट की बात है। अब तो सुकन्या? जोशीमठ से हम लोग बार-बार कह रहे हैं रिचर्ड सर भी, हम लोगों ने जो हमारा पूरा एडिशन निकले हैं, 2 एडिशन, एक इंग्लिश का एडिशन निकला है, पूरा का पूरा स्पेशल है और हिंदी में 2 बार हम लोग इस पे रिपोर्ट कर चुके हैं। ये जोशीमठ का सवाल नहीं है। अगर केवल उत्तराखंड की बात करें तो तकरीबन 500 गाँव ऐसे हैं, मतलब 484 गाँव हैं जो हम लोग शायद मई 2022 में इस तरह की एक स्टोरी कर चुके थे। कि कवर स्टोरी थी कि 484 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनको की सरकार ने मान लिया है कि इनको कहीं और ले जाना है, इनको कहीं विस्थापित करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ? सवाल वो खतरे में अगर आप पूरा उत्तराखंड है या पूरा हिमालय है तो उनको आप कहाँ ले जाएंगे? अभी बुद्ध साहब की नई खबरें भी कश्मीर से आ रही हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें हम लोगों ने पिछले साल यानी कि 2021 में भी हम हिमाचल गए थे, तो वहाँ भी हिमाचल में भी लगभग यही बुद्ध साहब की और भूस्खलन की समस्याएं देखी हमने। और सवाल फिर वही जो रिचर्ड साहब बता चुके हैं कि बहुत नया है और हिमालय में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसका हिमालय जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रवि सर भी बताएंगे, सतीश सर भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका जो है अगर भारत में कहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला असर हिमालय पर दिख रहा है, जो जिसने आपदाओं को भी बढ़ाया है और कई दिक्कतों को ये आगे आने वाले समय में भी बढ़ाएगी। सुकन्या? अब यही जो हम बार-बार ये बात कह रहे हैं कि हिमालय में जो ग्लोबल वार्मिंग और जो भी जिस तरह की हमने वो की हैं जलवायु परिवर्तन को लेके या कार्बन को लेके हम लोग जिस तरह से लगातार समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, तो उससे हिमालय में बर्फ कितने सालों में रहेगी? अभी एक अध्ययन कहता है कि लगभग हर साल लगभग 8 अरब टन बर्फ पिघल रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति बनने वाली है। पानी का संकट बढ़ रहा है। हमने खुद पिछले दिनों ट्रैवल किया था कोल्ड डेजर्ट जिसको कहा जाता है, हिमालय के उच्च हिमालय क्षेत्रों में। वहाँ के गाँव में पानी पीने का पानी नहीं है क्योंकि उनके जो ग्लेशियर थे वो 15 किलोमीटर पीछे चले गए। तो उनके और कोई वहाँ पर भूजल की व्यवस्था है नहीं, तो वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर जो वो लोग खेती वन टाइम खेती करते हैं, 6 महीने तो वो लोग बर्फ के अंदर उसमें रहते हैं, लेकिन वो बर्फ वहाँ पर गिरनी कम हो चुकी है। तो उसने एक नया उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और जो अभी भी आप बाढ़ देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ साथी होंगे हमारे इस ग्रुप में, तो जो गंगा तट के आसपास के जितने भी इलाके हैं या बाकी जो नदियां हैं वो उनमें बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसकी वजह हिमालय से आने वाला जो पानी का स्तर है, जो बर्फ के पिघलने की वजह है, वो एक वजह है। अब जब बाढ़ जब आती है तो वो केवल कुछ इलाकों को नहीं वो इफेक्ट करती है, वो पहाड़ों को, उसके नदियों को, उसके किनारों को काटती है। अलकनंदा एक बड़ा उदाहरण है जोशीमठ के लिए, जो जोशीमठ से लगातार इस तरह की बाढ़ है और पानी का स्तर बढ़ना और ये सब जो दिक्कतें होती हैं, उससे जोशीमठ के आसपास के इलाके भी कमजोर हो रहे हैं। उसमें लैंडस्लाइड की भी घटनाएं बढ़ी हैं। सुकन्या? हिमालय पर बोझ को लेके रिचर्ड सर भी बता चुके हैं कि जो 8 देश जो हिमालय पर हैं डिपेंड, जो हिमालय से जुड़े हुए हैं, उसमें से भारत में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तकरीबन 5 करोड़ लोग हिमालयी राज्यों में रह रहे हैं और शहरी आबादी की दर सर ने भी बताई थी कि 34% के करीब है हिमालय में, जबकि पूरे देश में अगर हम इसको औसत वृद्धि देखें, औसत वृद्धि की बात अगर करें तो 31.8 है, लेकिन हिमालय में 34.6 है। इसकी एक वजह है कि 5 करोड़ तो आप रहते हैं हिमालय में, लेकिन तकरीबन 20 से 25 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं उसमें टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म एकदम से बेलगाम हो चुका है, उसको लेके राज्यों की नीतियां नहीं है और उसने
वहां के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा कर दिया है। ये एक और हमारा फॉरेस्ट कवर का एक आंकड़ा है जो बताता है कि तकरीबन 1082 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है पिछले एक दशक में। 2004 से 2015 के बीच का एक आंकड़ा था, तो उसमें हमें पता चला कि 1082 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हुए हैं। जंगल कम होने का मतलब आप पूरी हिमालय की इकोलॉजी को, उसके पहाड़ की इकोलॉजी को खत्म कर रहे हैं, उससे आप आपदाएं बढ़ा रहे हैं और वहाँ के मौसम को आपने नुकसान पहुंचाया है। वहाँ की आजीविका के सारे साधन खत्म कर दिए। हम यहाँ एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं अपनी रिपोर्ट में भी मैंने इसको मेंशन किया है कि जोशीमठ की केवल बात करें तो उत्तराखंड के हमने एक पहले रिपोर्ट की थी, तकरीबन 3000 गांवों को घोस्ट विलेज घोषित कर दिया गया है कि मतलब वो लोग वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन वो गांव से लोग जा रहे हैं, परंतु वो जो वहां पर जो कस्बा है या वहाँ का जो हिल स्टेशन है वहां पर लोग रह रहे हैं। आपने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि उन गांवों को में जो लोग थे उनको जोशीमठ जैसे शहरों में बढ़ रहे हैं, और उसने एक नई आपदा खड़ी कर दी है। जोशीमठ की भी वजह यही मानी जाती है कि यहाँ पर लोगों का रहना हो चुका है। सुकन्या, अब हम लोग की रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात आई थी जब हमने पिछले साल एक रिपोर्ट की थी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की ही हमने एक रिपोर्ट की थी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जिन जिलों में सबसे ज्यादा आपदाएं आ रही हैं, जिन जिलों में सबसे ज्यादा दिखते हैं, उन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके सरकार के और हमारे उसमें बहुत अंतर है। सरकार बड़े बड़े बांध बना रही है, इसके कई कारण आपको आगे पता चलेंगे। बड़े बड़े बांध बना रही है और उसने विनाश की एक नई पटकथा लिख दी है। तो ये एक बड़ा संकट है और शायद यही वजह है कि सरकार जोशीमठ के सवाल पर बात नहीं कर रही। सुकन्या, समाधान को लेके आपको ज्यादा बेहतर तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन की अनदेखी होती है, वैज्ञानिक जो रिपोर्ट देते हैं उसकी अनदेखी होती है। हिमालय में बहुमंजिला इमारतें का निर्माण रोका जाना चाहिए और पर्यटकों की संख्या पर अंकुश लगना चाहिए। बड़े बांध पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर रोकने चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण का काम रोकना चाहिए, जंगलों का काटना बंद कर देना चाहिए। ये सब समाधान हमें करने चाहिए। लेकिन वही बात आखिरी मेरा रिक्वेस्ट है हिंदी के पत्रकारों को कि इन मुद्दों को समझिए और इन पर ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कीजिए। सुकन्या, धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। आई थिंक राजू जी और डाउन टू अर्थ बहुत ही, आई थिंक लास्ट 3 साल से वहीं से शुरू हुआ था कि एक बड़ा हिमालय का रीजन में लोगों का गर्मी के साथ कोई संबंध नहीं है, कैसे झेलना है उसको नहीं जानते थे। उसी कवर स्टोरी से शुरू हुआ था, जब से ये एक्चुअली हमने पूरा एक सीरीज जैसे इसको सब कुछ देखा। मैं अभी जाऊंगा, रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रवि जी आप हैं, और मैं रवि जी के बारे में बताऊं कि जो सबसे जानते हैं कि ये वो हाई पावर्ड कमिटी में थे मेंबर, रेजिग्नेशन दे दिए, और 4 धाम का जो हाई पावर्ड कमिटी था। लेकिन रवि जी, एक आप हर वक्त यही चीज बोलते हैं कि हिमालय ये मैसेज दे रहा है कि एनफ इज एनफ। हम जानना चाहते हैं कि आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, 4 धाम एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम सबको पता है कि इसका क्या डिवास्टेशन ये कर रहा है। अभी जोशीमठ हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुआ, और आप हिमालय की गोदी से ही काम करते हैं। तो रवि जी से हम अभी सुनेंगे। रवि जी, बस यही एक हमें सुनना चाहिए कि वो एनफ इज एनफ क्या है। मेरी अपनी इच्छा तो यही थी कि पहले सती बोले। कल मैंने बात भी की थी सुकन्या और सुपर्णो से कि वहाँ जो भूगर्भीय समस्याएं हैं, खासकर जोशीमठ को लेकर, उस पर उनका ज्यादा अध्ययन और ज्ञान है। तो वैसे सती भाई,
चलिए मैं बोलता हूँ। आपके आपके बाद वो आएंगे। इनफ इज इनफ, इसके पीछे मेरी सोच क्या है। सबसे पहले ये समझना होगा कि हिमालयी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जो है वो जंगल है। वहां के, वहां का पूरा जीवन यापन जो रहा है वो जंगलों के आधार पे ही रहा है। जंगल अच्छे होंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी, सतत होगी, बिना किसी केमिकल के, बिना ये सारे आज के जो नए नमूने हैं इनको छोड़कर अच्छी पौष्टिक खेती होती है पहाड़ों में। लेकिन उसके लिए जंगल बहुत जरूरी है। वहां से चारा तो आता है, चारा से फिर गाय तो आपकी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है और आपका उत्पादन बढ़ता है। पर कम लोग ये समझते हैं कि जंगल के कारण वहां का जो जीवन है उसको जल भी मिलता है। आम जो गांव हैं पहाड़ों में, जो शहर हैं, वो तलहटी पे नहीं बसे हुए हैं, वो घाटी में नहीं बसे हैं, वो पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं। इसलिए जो बड़ी नदियां हैं वो उनके बहुत ज्यादा काम नहीं आती हैं, लेकिन उनके जो झरने हैं, जो जल स्रोत हैं, जो छोटी पहाड़ से जिसे हम गदेरा गाड़ कहते हैं, उनका जीवन उस पर निर्भर होता है। और जहां जंगल सूखे हैं वहां पर पूरे हिमालय क्षेत्र के आंकड़े हैं कि वहां पर पानी भी सूखा है, जल स्रोत सूखे हैं। ठीक है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि जहां जहां हम देख रहे हैं आपने बड़े बांध बनाए, तो वहां जो नदियों का जो जीवन है, नदियों की जो पारिस्थितिकी है, वही कई जगह पे खत्म हो गई है। जोशीमठ के संदर्भ में, जोशीमठ के उत्तर पूर्वी हिस्से में धौलीगंगा नदी बहती है। वो लगभग 100 किलोमीटर लंबी नदी है। उस 100 किलोमीटर लंबी नदी का जो आखिरी 50 किलोमीटर है उसमें 6 बांधों का निर्माण करने की योजना है। और वो 6 बांध ऐसे हैं कि एक बांध का पावर हाउस जहां आता है उसके 1 किलोमीटर आगे जलाशय है अगले बांध का। इस तरह से आखिरी 50 किलोमीटर में वो नदी जो है वो टनल्स के अंदर बहती है, बहेगी, पर अपनी तलहटी में नहीं बहेगी। अब वहां की पूरी पारिस्थितिकी डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जितने भी 6 बांध हैं इन सब के रन ऑफ द रिवर बांध हैं। रन ऑफ द रिवर बांध का मतलब पानी सुरंग द्वारा आगे जाएगा। सुरंग कच्चे पहाड़ों में आप बना रहे हो। सती जी आपको बता सकते हैं कि ये जो इलाका है ये मध्य केंद्रीय भ्रंश के निकट है। ठीक है, और वो अति संवेदनशील इलाका है। सबसे ज्यादा भूकंप वहां पर होते हैं। वहां के जो पहाड़ के पत्थरों की बनावट है वो कमजोर है। बहुत ज्यादा वर्षा वहां पर होती है। तो इन कारणों से ये अति संवेदनशील इलाका है। और हमने अध्ययन करने के बाद 2013 की आपदा के बाद जो कमेटी बनी थी उसने जब अध्ययन किया तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्तुति ये थी कि ये इलाका जिसे हम साइंस में पैराग्लेशियल जोन कहते हैं, यहाँ पर बांध नहीं बनने चाहिए। यदि सरकार ने वो मान ली होती बात तो आज तपोवन विष्णुगाड़ योजना नहीं बनती। ठीक है ना। और ये सारा जो हादसा हुआ है इसकी शुरुआत वहां पर हो सकती है। 2009 में पहली बार पानी का एक स्रोत फूट गया जोशीमठ में। उस समय जो अध्ययन हुआ उसने भी ये शक जाहिर किया कि ये तो उस टनल की वजह से है। 2012 में 2 बार वहां पर पानी की समस्या हुई क्योंकि वो टनल बोरिंग मशीन फंसी।
तो इस तरह की चोट जो है वो प्रकृति नहीं सहने को तैयार है। इस तरह की चोट बार बार होगी तो प्रकृति एक तरह से अंगड़ाई लेगी, और अंगड़ाई लेगी तो उसका रूप भूस्खलन होगा, उसका रूप अर्थक्वेक होगा। इसलिए मैंने कहा कि इनफ इज इनफ। लेकिन मैं समय देना चाहता हूं अपने मित्र सती को। सती, अब आप बोलिए। रवि जी, हम जी। सती जी से जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, अब जब आप एनफ इज एनफ बोलते हैं तो क्या जो भी अभी तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ है या जो हमने आंकड़ा देखा कि जी अर्बनाइजेशन, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, न्यू टाउन्स, टूरिज्म एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक कि हमें एक एक्चुअली अभी एक मोराटोरियम चाहिए ये सब चीज बिल्कुल चाहिए। और ये इसके पीछे भी अध्ययन और अनुभव दोनों चीजें हैं। देखिए, हमने आपको अभी ये कहा कि ये जो पूरा पैराग्लेशियल जोन है एमसीटी के ऊपर, मध्य केंद्रीय भ्रंश के ऊपर, यहाँ पर तो बांध बनने ही नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ और इलाके भी हैं जहां बांध नहीं बनने चाहिए। बल्कि मेरा कहना होगा कि जो डैम्स आर ए टेक्नोलॉजी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, दे आर नो मोर ए टेक्नोलॉजी ऑफ द करंट सेंचुरी। एक तो ये बात। अब सड़कों का निर्माण जो है वो भी बड़ी गंभीरता से होना चाहिए। और 2018 में भारत का जो सड़क मंत्रालय है उसने खुद ही अपने अध्ययन के और अनुभव के आधार पे ये कहा था कि यहाँ पे 10 मीटर चौड़ी डामरीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित कर देनी चाहिए। मेरे कहने पे नहीं कहा उन्होंने, अपने अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने ये कहा। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरीकरण जो हो रहा है उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पलायन है, जो गांव में आपने विकास नहीं किया तो लोग अब देख रहे हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो उसी प्रकार हैं जैसी आपकी या मेरी हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हमें भी ये सब सुविधाएं मिले, हमें भी ऐसा जीवन मिले। तो वो देखते हैं कि शहरों में ज्यादा संभावना है तो वो सब शहर चल जाना चाहते हैं। दूसरा ये टूरिज्म का है। अब इसका विकल्प क्या हो? तो मैं तो साफ कहूंगा कि कोई भी विकास कहीं भी दुनिया में आपको करना है तो वो वहां की पारिस्थितिकी के अनुरूप हो, अनुकूल हो, नहीं तो वो सतत नहीं होगा, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक बात तो यहां पर क्या हो, यहां पर जो पहाड़ की विशेष प्रकार की कृषि है और बागवानी की जो संभावनाएं हैं उसके आधार पे बहुत विकास हो सकता है। इसका उदाहरण तो पड़ोस वाले राज्य में है, हिमाचल में। हिमाचल में आप देखिए कि उन्होंने शुरू से इस बात पर ध्यान दिया और वाईएस परमार जो वहां के पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने कह दिया अपने साइंटिस्टों को कि हमें बताओ कि क्या चीज हम यहाँ पर उगाएं जिससे कि हमारा विकास हो, किसान का विकास हो। तो वहां पर एप्पल का उत्पादन शुरू हुआ। अब ये जो बात है अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर इतना पलायन भी आएगा नहीं शहरों में। उदाहरण हिमाचल, हिमाचल के अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 10% है। हमारी कितनी है उत्तराखंड में? लगभग 30% है। फिर टूरिज्म जरूर होनी चाहिए, लेकिन आज जो टूरिज्म हो रही है वो धर्म आधारित है। और केवल 4 जगह तो वो जहां पर हमारे मंदिर हैं, उसके अलावा 5वां हेमकुंड साहब, 6ठा कॉर्बेट, 7वां मसूरी और 8वां, मतलब 8-10 जगह पर केंद्रित किया हुआ है हमने सारा टूरिज्म। जबकि
हमारे पूरे राज्य में तो सैकड़ों नहीं हजारों इलाके ऐसे हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य है, जहां शांति है, जहां अगर आप जाओगे कुछ दिन रहने के लिए तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। अब इस सुकून के लिए हमें जंगल चाहिए, हमें अपने वन्य जीव चाहिए, हमें अपनी नदियां चाहिए, तब तो टूरिज्म हमारा फैल सकता है। ये टूरिज्म जो है ना, ये सतत टूरिज्म नहीं हो सकता है। तो ये मेरे कुछ जल्द से मैंने आपको विकल्प बताए और मेरा पूरा विश्वास है कि जो मैंने ज्यादा विस्तार में लिखा हुआ है 2014 में, तो पढ़िए जाकर। हम सबको जो रवि जी का वो राइट अप भी सर्कुलेट कर देंगे। अभी मैं सती जी के पास आना चाहता हूँ। सती जी, ऐसा एक सकते हैं कि जो जियोलॉजी को समझते हैं, और जो कहा जाता है ना, जैसे कि हिमालय का डेवलपमेंट, हिमालय का समझना मतलब उसका जियोलॉजी का ही समझना है। ये यंगेस्ट माउंटेन रीजन है। जैसे कोई भी जवान होता है तो अनसेटल्ड होता है, एंग्री होता है, सेटल नहीं है लाइफ में, और सती जी एक्चुअली वो कैन टेक अस थ्रू दैट। लेकिन सती जी, मेरा बिफोर की रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा बताइए कि हमने जो सब कुछ जो कर रहे हैं, जो हिमालय का कोप अभी देख रहे हैं, जो या एंग्री हिमालय जो अभी हम देख रहे हैं, इसका जियोलॉजिकल एक तो फीचर क्या है। सेकंड, कि जो हिमालय जिस टाइप का जियोलॉजी है, और जैसे रवि जी ने बताया कि हमने एक कैरिंग कैपेसिटी या एक टाइम, एक लेवल हमने क्रॉस कर दिए हैं, कभी हमने सोचा है कि इसका जियोलॉजी एक कभी भी इसका डेवलपमेंट में एक रोल प्ले किया है कि इसका डेवलपमेंट को डिक्टेट करने के लिए? सत्य जी, आपसे सुनना चाहेंगे, और उसके बाद फिर हम ओपन अप करेंगे कि हमारा बहुत सारे सवाल होगा सबसे। तो सती जी। धन्यवाद डाउन टू अर्थ और आप सभी लोगों का, महापात्रा जी हो गए, राजू हो गए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको इसमें बुलाया। अव्वल तो बहुत सारी बातें पहले राजू ने, फिर रवि भाई साहब ने सारी बातें कह दी हैं, और इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली हमको पता भी नहीं था। मुख्य बात यह है कि मुझे कहा गया था कि ये जो डाउन टू अर्थ की हिंदी वाले एडिशन से जुड़े गए जो पत्रकार हैं उनके लिए एक तरह से वर्कशॉप टाइप का है, और मैं इसी उद्देश्य से आया भी था। तो खैर, हम बड़े पर्सपेक्टिव में हिमालय को अपने मतलब इन सारी बातों का जो लबोलुबाब अभी तक जो बातें आई हैं उनको एक बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में, बड़े कैनवास में फिट करने की कोशिश करते हुए मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझसे मूर्धन्य यहाँ पर रवि भाई साहब हैं और राजू बहुत समय से इसमें काम कर रहे हैं। असल में हिमालय के लिए जो आपने कहा कि सभी जानते हैं कि हिमालय लॉफ्टेस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम, जो कि सबसे युवा अभी तक और सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया अभी तक जारी है। हिमालय की स्थिति ऐसी है कि हिमालय भारत के लिए एक विशेष, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसकी स्थिति, एक भौगोलिक स्थिति एक विशेष है। और कई मनीषी ये भी मानते हैं कि हिमालय न होता तो भारत की संस्कृति आज डंका है कि बहुत बड़ा विश्वगुरु और फलां ये सब चीजें, वो तो मैं दूसरी बातें हो जाएंगी। लेकिन ये बात सच है कि मैं सुनाई दे रहा हूं, तो ये हिमालय न होता तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभ्यता का एक विशिष्ट ब्रांच उभरी, जो ह्यूमन इवोल्यूशन के जो एक विशिष्ट ब्रांच उभरी, उसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय न होता तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून न होता। हिमालय न होता तो भारत एक पहले भारत का उत्तर एक कोल्ड डिजर्ट की तरह होता और दक्षिण डेजर्ट रहता। तो भारत के लिए कई मायनों में हिमालय की स्थिति बहुत बहुत एक तरह से वरदान जैसी स्थिति है। और ये भी बात सच है कि नॉर्थ से आने वाले आक्रांताओं का बहुत हद तक हिमालय ने उनको रोका है। हिमालय का ये भी स्थिति, हिमालय थर्ड पोल ऑफ द ग्लोब है, क्योंकि
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद हिमालय में ही सबसे ज्यादा बर्फ है। और हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय में जो कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के कारण होगा, पानी के लिए होगा, हिमालय उसकी खदान है। और हिमालय के जो इंटर कंट्रीज जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके पीछे हम लोग जैसे भी देखें कि पॉलिटिकल जो एस्पायरेशंस हैं या पॉलिटिकल चीजें जो भी होंगी, लेकिन असल बात हिमालय के पानी के जो रिसोर्सेज हैं, जो पानी के जो स्रोत है, उसको ग्रैब करने की, इसीलिए हिमालय में विश्व के सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले क्षेत्रों में से एक हिमालय भी। ये तो हिमालय की स्थिति। अगर हम हिमालय को अगर दक्षिण से, जहां से हिमालय है, उसका दक्षिण एंड पकड़े और उससे उत्तर की ओर जाए, तो शिवालिक श्रेणियां जहां से उभरती है वो हिमालय का दक्षिणी छोर है। और हिमालय गंगा मैदान से जो शिवालिक की श्रेणियों की जो सीमा है, उसको कहते हैं हम जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय का जो अग्र फॉल्ट है, अग्र दरार जो है, अग्रभ्रंश है, वो हिमालय को सेपरेट करता है इंडो गैंगेटिक प्लेन से। उसके बाद शिवालिक श्रेणियां मिलती हैं जो कि जिनका जो क्वार्टरनरी पीरियड में जिनका जो उभरी है, टर्शरी और ऊपर का टॉप का जो क्वार्टरनरी है, उससे उसके बाद अगर फर्दर नॉर्थ की तरफ जाएं तो एक दरार, जो अगर हम अलकनंदा वैली में जाएं या गंगा वैली में जाएं तो वहां पर आप चंद्रभागा रिवर जो ऋषिकेश में है, आप लोग अगर गए तो वो जो चंद्रभागा रिवर है एक दूसरी दरार पे बहती है, वो भी हिमालय के समानांतर वो पूरी दरार है। उसको कहते हैं मुख्य, उसको कहते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य बाउंड्री थ्रस्ट। वो एक दूसरी दरार है। उसके बाद जस्ट आप देखे होंगे उत्तर की तरफ देखोगे तो एब्रप्ट हिमालय, उभरे हुए हिमालय दिखते हैं। एक फ्रंट वो है। उसके बाद चले श्रीनगर में 2-3 चीजें दरारें और मिलती हैं, लेकिन उसको जिक्र न करते हुए अगर सीधे हेलंग पे जाए तो वहां पर एक बड़ी दरार और मिलती है जो कि हिमालय पर्यंत है, हिमालय के समानांतर है, और उसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद फिर फर्दर नॉर्थ में उसके बाद उच्च हिमालय क्षेत्र आता है हिमालय का ये। और उसके बाद और उत्तर में चलते जाए तो जाएंगे हम मलारी में। मलारी के बाद टेथिस सेडिमेंट्स का जो कि पहले समंदर जो था उसके सिग्नेचर्स हमको मिलने लगते हैं, और उसको ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट उसको बोलते हैं, या साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट फॉल्ट उसको बोलते हैं। उसके बाद उनके टेथिस सेडिमेंट्स के साथ हायर हिमालय की रॉक्स का जो जंक्शन है वहां पे वो फॉल्ट बनता है। उसके बाद आगे जाके सिलाई है, इंडस सांपो स्विचर जोन, जिसको कहते हैं कि जो सिलाई है दो प्लेटों के बीच की, उत्तर में तिब्बती प्लेट होगी और दक्षिण में होगी भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट का, उसकी सिलाई की जो लाइन है उसमें कि इधर से ब्रह्मपुत्र बहती है, उधर से इसमें सिंधु बहती है। वो ये दरारें हैं जो मुख्य दरारें हैं जो कि प्रभावित करते हैं, संतुलित करती हैं, नियंत्रित करते हैं हिमालय की बहुत सारी चीजों को, इसकी टोपोग्राफी को, इसके फ्रेजिलिटी को, इसके मौसम रेगुलेट करने की क्षमता को, ये बहुत सारी, या इसके ग्लेशियर्स को, ये बहुत सारी चीजें इसको संतुलित करती हैं। ये मोटी मोटी तौर पर मैंने बताया कि हिमालय की ऐसी। अब आते हैं विकास के साथ हिमालय की फ्रिजिलिटी, हिमालय की संवेदनशीलता को जोड़ते हुए अगर हम बात करें, जैसे रवि भाई ने बताया कि हिमालय जंगलों का भी ग्लेशियर खजाना है, तो वाटर रिसोर्स का खजाना है, और हिमालय जंगलों का खजाना है। और जंगलों का सीधा रिलेशन वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। हिमालय का जो कनेक्शन बनता है इंडो गैंगेटिक प्लेन से और उसके बाद समुद्र पर्यंत तक, उसमें हिमालय द्वारा पारिस्थितिकी सेवा दी जा रही है संपूर्ण तंत्र को, मनुष्य को, संपूर्ण तंत्र को, या आगे के धरातलों को, आगे की भूपटल को, भौगोलिक स्थितियों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय की उर्वरा शक्ति बहती है,
नदियों के द्वारा, और वो उपजाऊ बनाती है गंगा यमुना के मैदान को, जो कि गंगा के यमुना का मैदान हम सभी जानते हैं कि वो बहुत उपजाऊ, विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से। जब हम नदियों की बात करते हैं तो नदियों में हम केवल नदी का संबंध हम पानी से समझते हैं, जब जो कि गलत है। ये नदी का मतलब पानी और अवसाद, जो वहां के मलबा है, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उससे मतलब हिमालय के जो जंगल है वो ऑक्सीजन के बैंक तो है ही, उसके अलावा वहां के पैदा होने वाला ह्यूमस, वहां से पैदा होने वाली फर्टिलिटी, वो नीचे इंडो गैंजेटिक प्लेन को कनेक्ट करती, वहां उसको संवर्धित करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही हमने डैम बनाया, वैसे ही रिवर का सीधे सीधे कनेक्शन इंडो गैंजेटिक प्लेन से वो अल्टर हो गया, उस पर प्रभाव पड़ गया, वो प्रभावित हो गया। एक महत्वपूर्ण बात तो ये, अभी एक पेपर आया है साइंस में 2022 में, और उसने बताया है कि किस तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में बन रहे डैम्स के कारण जो अवसादों का कनेक्शन है, जो अवसाद के माध्यम से कनेक्टिविटी जो बनी, पानी और अवसाद के माध्यम से जो कनेक्टिविटी, अवसाद मीन्स सेडिमेंट्स, मलबा के माध्यम से जो कनेक्टिविटी बनी है, जो फ्रंटल रीजन में, जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन है या समंदर में है, समंदर में करीब करीब 30% की कमी आई, और वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैन मेड है। उन्होंने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कंपैरिजन किया और तब बताया कि जहां दक्षिणी गोलार्ध में डैम्स कम है, वहां सेडिमेंटेशन का रेट, समुद्र में पहुंचने वाले सेडिमेंटेशन रेट कंसिडरेबल, वेरेज नॉर्थ में जहां ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वहां सेडिमेंटेशन का रेट कम हुआ है। देखा जाए ये आंकड़ा बड़ा डिजास्टर्स है। जो नेचुरल है, रिवर की कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी का जो कनेक्शन है, वो कितना बड़ा अल्टर किया है मैन मेड चीजों से, ये उदाहरण है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जैसे जो वाटर की जो लाइफ है, जो खासकर फौना है, जो जलीय जो जीव हैं, वो माइग्रेशन होता है उनका अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो बड़ा, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन डैम्स के कारण। डैम्स के कारण सेडिमेंटेशन अल्टर हुआ है। डैम्स के कारण तीसरी बातें और हैं कि डैम्स के कारण पहाड़ों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन बढ़े हैं। हमने एक अध्ययन किया है टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम का से नुकसान जितना डैम बनते हुए बनते हुए तक तो जो कुछ हुआ होगा, उसके बाद जो ड्रॉ डाउन इफेक्ट हो रहे हैं, जो उसके कोलेटरल डैमेज हो रहा है, वो एस्टिमेट किया था ना, आकलन किया था, इतना भयानक हो रहा है। ये तो डैम्स की एक मोटी बानगी भर है। डैम्स के कारण जो सामाजिक इथोस चेंज हो रहा है, जो पर्यावरणीय इथोस पे चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर जो असर पड़ रहा है, यहाँ के जो यहाँ के एंडेमिक जो यही होते हैं, यहाँ की वनस्पति और यहाँ के कुछ जीव ऐसे हैं हिमालय में जो यही होते हैं और कहीं और अन्य नहीं होते, उनकी जीवन, कई रिसर्चेज ऐसी हैं कि उन पे बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। उन कई एक्सटेंशन के कगार पे हैं और कई एक्सटेंट हो गए हैं, ये भी स्थितियां हैं, और वो केवल अकेला डैम्स के कारण हो गए। इतनी बड़ी बातें हो गई हैं जिनका आकलन न तो डीपीआर तैयार करते हुए कभी होता है, ना उस समय इतना अच्छा ज्ञान भी नहीं होता। पहले के डैम्स बनाते हुए इतना ज्यादा नॉलेज का था भी नहीं कि इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद उनसे सीख के अन्य जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, जो अन्य परियोजनाएं फाइनलाइज की जाती हैं, पुरानों से सीख के नए पे इस तरह की बातें तो आनी चाहिए कि भाई हमने क्या क्या सीखा। हमारी सारी कहानी पूरे भारत का या खासकर हिमालय पर विकास का मॉडल कुछ ना कुछ सिंपल, हमारी एक बात है कि पुराने एक्सपीरियंसेस न सीखने की एक उदास कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक महत्वपूर्ण बात रवि भाई साहब ने दूसरी बात भी कही, जो रोड्स को छुआ हुआ।
सड़कों ने कत्ले आम का कितना साइज कोई सोच भी नहीं सकता कि सड़कों ने कितना बड़ा डैमेज किया है। ये हम तो कह रहे चारधाम परियोजना पे सड़कें फोर फ्रंट पे आई हैं, लेकिन हम इसको बहुत पहले से देख रहे हैं। उत्तराखंड बना सन 2000 में, 2022-23 तक करीब 40-45 हजार किलोमीटर सड़क हमने एक्स्ट्रा बना दी, 45 हजार किलोमीटर। और उससे पहले 2000 के करीब 8,000 किलोमीटर सड़क थी कुल। तो ये 40,000 के करीब जो एक्स्ट्रा किलोमीटर सड़क बनी है, पहाड़ का स्थापित आंकड़ा है कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 20 से 60 हजार मलबा पैदा होता है। इसका मतलब 300 करोड़ से ज्यादा घन मीटर मलबा हमने केवल सड़कों को उनके निर्माण से पैदा कर लिया। और उत्तराखंड की सड़क निर्माण में, जैसे उत्तराखंड की बात करूं, हालांकि हिमालय में ही जो सड़क निर्माण की टेक्नोलॉजी है वो विश्व की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या होता है, जेसीबी का ड्राइवर होता है, वो जेसीबी से सड़क होता है और वो तय करता है कि अलाइनमेंट कहां से जाएगा। और मिट्टी जो डंपिंग के मामले में बारे में एक ही बात है, जो मक जनरेट होता है, जो मलबा जनरेट होता है, उसका डंपिंग का सबसे बढ़िया तरीका सीधे ढाल में नीचे गिरा दो, नदियों में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, सेडिमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है और उसके साथ नदियों में की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अचानक बाढ़ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। डैम्स जो तुमने बना रखे हैं उसमें सेडिमेंटेशन का रेट बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो डैम बना रखे हैं, जो तुमने प्रोजेक्टेड जो उसकी उम्र है, उसको बहुत कंसिडरेबल रूप से उसकी उम्र कम हो जाती है। ये तो सड़कों के कारण। उसके अलावा जो भ्रालों की वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतुओं के हैं, उन पे इतना प्रतिकूल असर उसका पड़ता है कि इसका आकलन करने के लिए तो कम से कम 50 इंस्टीट्यूशन साल तक लगातार अध्ययन करें, तब जाके सही आंकलन आ सकता है कि इसमें इसका डैमेज का साइज क्या है और कितने डायमेंशन है इस डैमेज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विकास जरूरी है। विकास के लिए, और जब विकास की बात आप करेंगे तो उसमें पर्यावरण का कुछ ना कुछ नुकसान जरूरी होता है, लेकिन किस हद तक। और एक बात बताइए कि जब आपका ये आकलन हो कि इस विकास से, ये विकास जरूरी है, इससे इतना डैमेज हो सकता है, तब तो हम कहते हैं कि इसको साइंटिफिक विकास कहेंगे। को अंदाजा था कि इससे डैमेज इतना होने वाला है और ये जरूरी। डैमेज का आपके पास कोई आकलन नहीं, ना तो आपकी संवेदनशीलता है कि उसको आपके पास रिकॉर्ड हो, या उसको आप जानने की प्रक्रिया में जाएं कि भाई वास्तव में कितना डैमेज होने जा रहा है। विकास का मतलब लोगों के जीवन को एक साइंटिफिक तरीके से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। जो हिमालय में हो रहा है, मैं उसको कहता हूं ये विकास नहीं है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब सीधे पैसे से है। उसमें जहां दिखाया जा रहा है उनके भले से मतलब नहीं है, जो कर रहा है उसके भले से ज्यादा मतलब। जिसके लिए करा हुआ दिखाया जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। जो कर रहे हैं और जिनके द्वारा कराया जा रहा है उनके भले से लेना देना है। इससे ग्रोथ, और ग्रोथ तो मैलिग्नेंट भी होती है, कैंसर की भी ग्रोथ होती है। अब उसको तुम विकास थोड़ी कहोगे। ये सारी प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें कोई नई बात भी नहीं है कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो बहुत नई बात हम बोल रहे हैं। रवि भाई साहब ने कि एमसीटी के ऊपर, मुख्य केंद्रीय भवन से ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बैन करने की बात कही। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कहते ही आ रहे हैं। जो रवि चोपड़ा कमेटी 2013 की आपदा के बाद बनी थी, उसने भी ये कहा है। डैम बराबर ये बात लगातार पब्लिकेशंस में हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब विश्व की सबसे प्रतिष्ठित शोध इस बात को इंगित कर रहे हैं, चेंज के इस ईरा में उच्च हिमालय क्षेत्र के जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस, वो सब के सब बहुत बड़े खतरे में। कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, हटने की ग्लेशियर्स बहुत बड़ी मात्रा में अपने मलबे को पीछे छोड़ रहे हैं और घाटियों में लंबवत वो मलबा बेतरतीब, लाखों करोड़ों टन मलबा ऐसे ही बेतरतीब पड़ा हुआ है जो लूज है। और दूसरी प्रक्रिया क्लाइमेट चेंज के कारण होती है, जो अतिवृष्टि की घटनाओं में वृद्धि।
की घटनाएं बढ़ना, अतिवृष्टि की घटनाएं तब होना जब पहले नहीं होती थी, वहां होना जहां पहले नहीं होती थी। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में अब अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं, और किसी भी अतिवृष्टि की दशा में जो ऊपर ग्लेशियरों ने पीछे मलबा छोड़ रखा है वो कभी भी मोबिलाइज हो सकता है, और वो नीचे के डैम्स में वो बहुत भयानक तबाही हो सकता है, डैम्स खत्म कर सकता है। डैम्स के कारण उसके जो डाउन स्ट्रीम में जो और बसाते हैं, बस्तियां हैं या वैलीज में जितने भी स्ट्रक्चर है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। ये विश्व के 2021 में नेचर जियो साइंस में एक बड़ा पेपर आया, बात को प्रमुखता से उठाया, और वो मॉडल उन्होंने कई कारण, 3 कारण उन्होंने मुख्य बताए कि क्यों इतना भयानक। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। तब जब 2021 की ऋषिगंगा आपदा आई, उस आपदा में जब ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट डैमेज हुआ, तपोवन निर्माणाधीन था, तपोवन विष्णुघाट परियोजना, और ऋषिगंगा वाला प्रोजेक्ट तो चालू हालत में था। तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट है वो 3 बार निर्माण की प्रक्रिया में डैमेज हो गया, और जब सरकार वहां जाती है पहली बार स्टेटमेंट देती है कि इस 2021 में की आपदा में, जिसमें कि 100-200 मजदूर मर गए, जिसमें अकेले तपोवन विष्णुघाट परियोजना में 150 के करीब मजदूर मर गए, और तब सरकार पहली बार वहां जाते हैं कि इस घटना को डैम विरोध को हवा देने के रूप में इसका दुरुपयोग न किया जाए। हमने एक बात कही थी कि प्रक्रिया में ये तपोवन विष्णुघाट परियोजना 3 बार डैमेज हो गई। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन जियोलॉजी की समझ रखता हूं। मैंने कहा कि जिस संवेदनशील क्षेत्र में आप लोग इसको बना रहे हैं, आप इसको कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ये निर्माण की प्रक्रिया में ही डैमेज होता रहेगा, ये हमने कहा था। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, एक मतैक पे एक मिनिमम, जो हम कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स। हम ये भी नहीं कहते हैं कि भैया बिल्कुल ब्लैंकेट बैन करो, हम ये कहते हैं कम से कम एट लीस्ट जिसका सबसे समुचित कारण, सामने दिखने वाला कारण मौजूद है, जिसको कि आप लेमैन भी समझ सकता है कि जो डैम, जो मोरेन्स ने, जो ग्लेशियर्स ने पीछे खिसकने की प्रक्रिया में जो लूज मटेरियल अरबों टन करोड़ों टन मलबा छोड़ रखा है, उसके कारण यहाँ के उच्च हिमालय के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत संवेदनशील हो गए हैं। कम से कम मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि हेलंग से ऊपर के क्षेत्र में सारे डैम्स को आप एक मतैक पे आ जाएं, एक मत इस बात पे हो जाएं कि उससे ऊपर डैम नहीं बनाए, उससे ऊपर डैम नहीं बनाएंगे तो कम से कम एक बड़ा खतरा जो सीधा डायरेक्ट है, 1 to 1 जिसका रिलेशन है, उससे हम बच सकते हैं। मुझे इस बात का पहले तो असंवेदनशीलता था डैम्स और इन सारी चीजों का, जो हम इन तथ्यों के साथ बात करें तो लोग बोलते हैं ये विकास विरोधी है, लेकिन मुझे अभी लगा कि कुछ सरकारी तंत्र में भी इस तरह की बातों की हलचल हो रही है। अब वो क्या है, वो किस हो रहे हैं, ऐसे जलजले जो होते हैं वो एडजस्टमेंट होते हैं, बड़े जलजलों को के लिए कुशन का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से बातें हो रही हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ज्ञान को विकास के, सो कॉल्ड विकास के मॉडल में इनपुट के तौर पर उसको एडिशनल उसको तौर पर दिया जा रहा है। मुझे इस बात की थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को इस बात को। ये जोशीमठ के बाद ये चीजें फोर फ्रंट में है। जहां तक जोशीमठ का प्रश्न है, जोशीमठ में 2-3 चीजें रवि भाई साहब ने कहा, लैंडस्लाइड, और राजू ने प्रमुखता से ये बात कही कि ये लैंडस्लाइड जोन में ये शहर बसा हुआ है, इसकी कैरिंग गुना ज्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, इसमें आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट, आईटीबीपी एस्टेब्लिशमेंट, वे लोगों के बड़े बड़े होटल हैं, क्योंकि ये बद्रीनाथ यात्रा के उसमें पड़ता है। और एक बात और भी, सड़कों के अलावा जो यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसके सराउंडिंग में है, जिसमें कि ये तपोवन विष्णुघाट परियोजना वाला टनल का जो मामला बार बार लोगों के उसमें आ रहा है, कुछ प्रश्न ये जरूर उठाता है गवर्नमेंट्स, और एनटीपीसी इसके डिनायल मोड में है, और जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे डैमेज हुआ है। एज ए साइंटिस्ट अभी मैं इस बात को बिल्कुल हम
ठोक के टेबल पे ठोक बोल के ऐसे प्रभावशाली तरीके से तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर है। वो पानी, जो मटमैला पानी, जो मलबा वाला पानी आया, उसके 20 मीटर इधर और उधर बिल्कुल स्वच्छ पानी के अभी भी वहां पे सोते हैं। वही पानी कहां से आया? एक बात ये बात भी क्यों हुआ कि 2021 के बाद ही ऐसे, 2021 की आपदा के बाद जब उस टनल में पानी घुस गया था, निर्माणाधीन टनल में, उसके बाद ही ये सारी चीजें क्यों होती रही। और इस तरह के पेपर, 2-3 पेपर इस तरह के डोमेन में हैं, जिन्होंने बताया है कि ये जो टनल बनाने की प्रक्रिया के दौरान निर्माण करने वाली एजेंसीज ने बहुत बड़े नॉर्म्स का वायलेशन किया है, बहुत सारी गड़बड़ियां करी है। इन चीजों का अध्ययन होना चाहिए, अनबायस्ड तरीके से इसकी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि उसने तो जितना डैमेज कर दिया, अब उसकी लिपापोती अगर करेंगे तो अन्य इस तरह से की घटनाओं में और बड़े डैमेज होंगे, और इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। ये तमाम चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो एड्रेस करना, या पत्रकारिता के संदर्भ में आप लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं। हम लोग, मैं तो ज्यादातर डाउन टू अर्थ को पढ़ता रहता हूँ, और बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च बेस्ड आपके आर्टिकल्स होते हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आजकल, और खासकर हिंदी पत्रकारिता का ये विद्रूप है कि उसमें बहुत गहन, बहुत गंभीर पत्रकारिता के लिए इसको बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग उसके बावजूद भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे इस समय इतना ही कहना था, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ओरिएंटेड नहीं था, तो मैंने सारी चीजें रायता फैला के कुछ समेटने की कोशिश थैंक की यू है। एसपी सती जी। आई थिंक आपने जो बात रखा, शायद हमारे लिए समझ बड़ा, सबसे बड़ा चुनौती होता है कि हम जर्नलिस्ट कैसे समझें इस चीज को। शायद हम जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आता है तो डेवलपमेंट के हिसाब से समझें, जो आपने अभी एक उसको समझाया कि कैसे क्वेश्चन मार्क। जस्ट टू सम इट अप, आई थिंक आपसे सुनने के बाद ये तो तय है कि डायग्नोसिस है कि हिमालय को कैंसर लगा हुआ है, और ये कैंसर कोई पहला स्टेज में नहीं है, इसका ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुका है। और उसके लिए जो आपने, जो हमने जो ऑल्टरनेटिव जो ग्रोथ हो रहा है, उस पर भी आपने प्रश्न चिन्ह किया कि वो ग्रोथ नहीं है। जो हिमालय के जियोलॉजी के हिसाब से, और जो एक इकोलॉजी, जो यूनिक इकोलॉजी के हिसाब से जो ग्रोथ होना था, वो कहीं भी नहीं हो रहा है, या किसी की सोच में भी नहीं है। और जो तीसरा चीज, ये दोनों को ध्यान रखे कि शायद हमने कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर चुके हैं, और हमें जो भी है अभी फ्यूचर का है कि अभी एक मोराटोरियम डाल के, अभी एक नए हिसाब से, हिमालय के हिसाब से, हिमालय की जो वेकअप कॉल, जो रवि जी बोलते हैं कि एनॉफ इज एनॉफ, वो सुन के अभी करना चाहिए। बस मैं यही आपका, आई थिंक जस्ट टू समराइज, यही पॉइंट्स आता है। तो मैं अभी सपन्नो जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सवाल हमारा यहाँ उठा हुआ है, उसको हम ले। लेकिन सपन्नो जी, बिफोर यू टेक इट ओवर, एक सवाल आया था कि फरक्का और जो शील्ड के ऊपर, वो भी हम थोड़ा ध्यान से कुछ सुने तो, दोनों से, रवि जी से एंड सती जी से। सपन्नो, ओवर टू यू। थैंक यू रिचर्ड, धन्यवाद बहुत बहुत। और काफी अच्छा ये जो रवि जी ने और डॉक्टर सती ने बताया। मैं अब हमारे पास जो है, तुमने रिचर्ड जो अब सवाल अभी उठाया है, उस पे रवि जी और डॉक्टर सती कुछ बोलना चाहेंगे, या कैन वी गो टू द द पीपल हु आर हियर एंड आस्क देम देयर क्वेश्चंस? मैं ये एक सवाल जस्ट थोड़ा आर्टिकुलेट कर लूं, जी रवि एंड सती जी, आप दोनों के लिए ये सवाल है जो बार बार उठता भी है। फरक्का की मसले में ये सवाल आया है एक हमारा पत्रकार बंधु से, और जो सवाल है कुल मिला के कि जो सिल्ट या मिट्टी, जो हिमालय को बोलते हैं ना समझने के लिए, या बाढ़ समझने के लिए मिट्टी को ही समझिए हिमालय की। और वही बोल रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि फरक्का की वजह से जो सिल्ट का प्रॉब्लम आया है, और शायद बहुत सारे हिमालयन रिवर्स का यही एक प्रॉब्लम है। इस पे आपको क्या टिप्पणी देना? रवि जी, आप अनम्यूट कर लीजिए आपको। एक स्विट्जरलैंड के
जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक समय कहा था कि हिमालय इज लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा ये कहना होगा हर इलाके का जो पारिस्थितिकी है, दैट इज ऑल ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैं जो बंगाल की खाड़ी है उसको भी एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म देखता हूँ। उसको, उस समुद्र को भूख लगती है, उस भूख को पूरा करने के लिए उसे मिट्टी गाद चाहिए, और जब वो नहीं मिलती है तो जो भी उसको मिट्टी दिखाई देती है वो उसको खाती है। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से फरक्का बराज बना तो जो हमारी इतनी ज्यादा हिमालयन नदियां जो हैं वो 1 बिलियन टन सेडिमेंट्स बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। कहीं भी दुनिया में इतनी गाद समुद्र में नहीं जा रही एक स्थान पर। अब ये जो फरक्का बराज बना तो जो भारत के हिस्से की जो गंगा थी जो अपनी गाद लेकर सीधे समुद्र में जा रही थी वो वहां पे रुक गया, वो गाद वहां रुक गई। अब जो सेडिमेंट जा रहा है भारत द्वारा वो बहुत कम है, इसलिए समुद्र जो है वो धीरे धीरे जितने भी वहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सुंदरबंस के उसको खाता जा रहा है। आप नक्शा देखिए और नक्शे में आप ये देखोगे कि जो भारत की तरफ के जो आइलैंड्स हैं, जो सुंदरबन के टापू हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ जहां वो सारी गाद फिर बांग्लादेश द्वारा समुद्र में जाती है वहां पर आप देखोगे तो बड़े बड़े वहां पर आइलैंड्स बने हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये फरक्का के नीचे की कहानी है। फरक्का के नीचे क्योंकि अब गाद नहीं जा रही तो वहां जो नदी है, नदी आसपास के मिट्टी को काटती है। कई गांव वहां पे खत्म हो गए हैं क्योंकि वो मिट्टी कट गई। लेकिन फरक्का के ऊपर का क्या हाल है, वहां पे सारी गाद जमा हो गई और इतनी गाद वहां पे जमा हो रही है कि अब नदी अपना दूसरा रास्ता काटने की कगार पे है। और वो रास्ता ऐसा मजेदार इलाका है कि इट विल टोटली बाईपास फरक्का। तो ये मैं इसके बारे में कहना चाह रहा था, इसलिए मैं इन सब बराजेस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये जितनी छेड़छाड़ हम प्रकृति और प्रकृति नदियों के रूप में करेंगे उतने ही हमको सहना पड़ेगा उसका परिणाम। राइट सर। रवि जी, डॉक्टर सती, आप इस पे कुछ टिप्पणी इस पे करना चाहेंगे? गाद के संदर्भ में मैं हिमालय की बात करूंगा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिल्टेशन रेट, मतलब ये जो पहले तो हिमालयन रिवर्स का डिस्चार्ज का अव्वल तो कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं। देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और डिस्चार्ज का पुख्ता आंकड़ा, कन्विंसिंग आंकड़ा किसी भी रिवर पे नहीं है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए गए हैं विदाउट कन्विंसिंग डिस्चार्ज डाटा एक, और फिर सिल्टेशन का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। और जो डैम्स की एज भी तय कर दी गई है कि इतने साल में ये होगा, ये सब बकवास है। सिल्टेशन का कोई भी आंकड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि पहाड़ में इतना अप्रत्याशित एक एक्सट्रीम इवेंट में 10 साल का सिल्ट एक रात में आ सकता है और आता ही है। कोई आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। आप एज्यूम कीजिए कि 70-80 साल बाद आप ये कल्पना कीजिए कि टिहरी डैम का पूरा जितना भी रिजर्वायर इलाका है पूरा का पूरा एक रेगिस्तान का मैदान। सती जी, शायद वीडियो स्टक है। इंटरनेट कहाँ, वीडियो स्टेबल हो गए। रवि सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था, सती की बात बिल्कुल सही है। अभी हाल में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, जिसमें वहां फरक्का बराज के जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे उनका ये बयान था
कि हमें तो पता ही सुनाई नहीं दे रहा था हूँ? कि जी जी सती, सतीश जी, मैं आप जरा एकदम बोल रहा starting हूँ, point पे थे। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बिल्कुल। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सेडिमेंट आएगा। तो जो सती कह रहा हो बिल्कुल सही है भाई, आपने पूरे बराज की प्लानिंग कर ली, आपको पता ही नहीं था कि कितना गाद आएगी, कितनी गाद आएगी। गो अहेड सती। जरा यहाँ नेटवर्क का वही इश्यू है जी हाँ जी हाँ। पर मुख्य बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, हम हमारा एक अध्ययन एनजीआरआई और हम लोगों का एक अध्ययन था जीपीएस, अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड जीपीएस के माध्यम से हमने ये स्टडी की। और हम जीपीएस तो लगाया था हमने क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के कारण, भूकंप के कारण। एक भूकंप वाली बात है जो हम लाए नहीं इस डिस्कशन में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टर्की के संदर्भ में और भी प्रासंगिक वो बात हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टिहरी डैम में रिजर्वायर भरने के बाद पहाड़ से आसपास की पहाड़ियां नजदीक आ जा रही है, भरने के बाद नजदीक आ जा रही है, और फिर वो भरने के बाद नजदीक आ जा रही है और फिर खाली होने के बाद अपनी जगह पे जा रही है। तो पूरी धरती ऐसे सांस जैसे ले रही है। अब ये हाथ वाला मामला तो है नहीं, या कागज तो है नहीं, इसका मतलब कुछ प्लेन से इस पे एक्टिव हो रहे। और ये कब तक, ये क्या ये स्ट्रेस एक्युमुलेशन का एक होगा, और क्या कितने समय बाद ये इंड्यूस सेस्मिसिटी जनरेट करता है। कोयना के केस में हमने देखा है कि कोयना डैम में हमने इंड्यूस सेस्मिसिटी देखी है। ये बात तो, ये डैम्स का ये वाला भी एस्पेक्ट है जो कि देखा नहीं गया। दूसरा मैंने कोलेटरल डैमेज बोला कि वहां के हाहाकार मचा हुआ है। आप ताजुब करेंगे 2005-6 में पानी भर गया, इंस्टॉल हो गया टिहरी डैम, आज तक वहां के लोग पुनर्वास के लिए रो, उनके कई गांव में दरारें आ गई, घर रहने लायक नहीं हुए हैं, लगातार वहां धरने प्रदर्शन चल रहे। इसलिए मैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक और पहाड़ में जो चीजें देखी नहीं गई है, टर्की भूकंप ने इसको फिर से इस बात को फोर फ्रंट पे ले आया है कि यहाँ जो भवनों का निर्माण है वो इतना खतरनाक तरीके से है। जबकि हम ये कहते हैं कि हिमालय में कभी भी अगर बड़ा भूकंप आएगा, 8+ का भूकंप आएगा तो उत्तराखंड में आएगा। वैज्ञानिक इसको सेंट्रल सेस्मिक गैप कहते हैं, क्योंकि यहाँ 400-500 साल में बड़ा भूकंप 8+ का, 8 के इर्द गिर्द का भूकंप नहीं आया है। और ऐसी हालत में डॉक्टर हर्ष गुप्ता ने बोला है, जो कि देश के चोटी के सेस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख लोग मरेंगे। और जब हिमालय में इस एरिया में भूकंप आएगा तो दिल्ली में ही आधा से ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में ही मरेगी, 1 लाख में से 50,000 तो वहां मरे। ये महत्वपूर्ण बात है। और तो हिमालय का कोई भी मुद्दा असल में हिमालय का है ही नहीं, लोकल है ही नहीं, वो रीजनल भी नहीं है, वो कम से कम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होता है। लेकिन शायद जो चीजों को बना रहे हैं उनका जो यहाँ के नीति नियंता है उनको तो शायद मालूम भी होगा, लेकिन वो जानबूझ के जनता को अज्ञान बनाए रखती है। और एक बात और है, 2001 26 जनवरी को जो भूकंप आया था कच्छ में, भुज में, उसमें सैकड़ों बच्चे मरे थे। स्कूल 26 जनवरी थी। ये इंटरनेट की कुछ इश्यू है मेरे ख्याल से सती सर के यहाँ, तो हम बीच में एक सवाल ले लें। अतुल पोरवाल जी मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये लिखा है कि गिरते भूजल स्तर के कारण वाटर स्टोर जरूरी हो गया है। डैम्स अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की जा सकती है? पानी की वैकल्पिक व्यवस्था। सती जी सॉरी, हमने एक सवाल अभी अतुल जी का ले रखा है, अतुल पोरवाल जी का, क्योंकि आपका वो वीडियो स्टैटिक हो गया था, मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम थी आपके यहाँ पे, तो मेरे बहुत दिक्कत है बहुत। कोई नहीं, अभी तो आप वापस आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो इस पे रवि सर कुछ इस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे, अतुल जी जो कह रहे हैं? ये थोड़ा सा इतिहास याद दिला दूं कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहते थे, और उस समय बहुत से कारवां जो हैं पश्चिम से भारत आते थे व्यापार के लिए। वो जैसलमेर से आते थे, जैसलमेर में रुक कर आते थे
और एक श्रृंखला कारवां की उत्तर की तरफ जाती थी और एक दक्षिण की तरफ। अब आप सोचिए कि जैसलमेर में औसत बारिश होती है 4 से 8 इंच, 10 से 20 सेंटीमीटर, और उतनी बारिश पर्याप्त थी कि सैकड़ों कारवां जो आते थे वहां पर उनको रहने की जगह मिलती थी और लोग खाते पीते थे वहां पर। इसका अर्थ ये है कि जितनी वर्षा गिरती है उसको अगर हम सही ढंग से संग्रहित करें तो वहां पर पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संग्रहित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जंगल वहां पर बचाए रखें, क्योंकि जंगल अपने आप ही वो काम कर देता है आपके लिए। और यदि ऐसा होगा तो वहां के जो भी प्राकृतिक रूप से तालाब हैं, जो भी वहां पर पुराने झील हैं और नदियां हैं छोटी बड़ी, वो सब उनमें पानी रहता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, और ये काम तो हमने जगह जगह इस देश में किया है, कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को आप अगर जिंदा रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भूजल की कम जरूरत पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से हमारा भी सीएससी का भी यही सोचना है। समय की कमी, हम लोग इनफैक्ट काफी आगे निकल चुके हैं जो हमारा निर्धारित समय था, मगर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे मनोज ठाकुर भाई ने किया है, ये मैं रिचर्ड को आंसर करने कहूँगा। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में माइनिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण और नदियों के लिए गंभीर खतरा है ये, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे बहुत थोड़ा ही कवर कर पाती है। तो इस खतरे के बारे में हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं? रिचर्ड, ये काम आप हमेशा से करते आ रहे हैं, जागरूक करने की जो बात है, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। आई थिंक आपने जो हरियाणा की बात की है, अरावली की ही बात है, और जो अरावली है वो हिमालय की ही बात है। बिल्कुल। अपने हिमालय यंगेस्ट माउंटेन है, बड़ा नौजवान है, लेकिन अरावली ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। 3 बिलियन ईयर्स लगा हुआ है, पुराना माउंटेन रेंज है, और हमने करीब 30-40 ईयर्स में उसको खत्म कर दिया। तो ये माइनिंग का जो बात आता है, डेफिनेटली आई थिंक आपका जो हरियाणा में जो सबसे प्रॉब्लम है कि एक तो अरावली को माइनिंग करना, जैसे कि अरावली का कोई फंक्शन नहीं है लोकल इकोलॉजी में। जैसे हम हिमालय में बोल रहे हैं ना, ये कौन सा फंक्शन है हिमालय का, माउंटेन्स है, ये है, ठीक है, रास्ता बनाओ, ये करो, वो भी हो रहा है आपका अरावली में। अरावली का एक बड़ा रीजन है कि जो कहा जाता है, जो सती जी भी आप करेंगे, कि जो राजस्थान का रेजिम जो डेजर्ट था वो आगे बढ़ने से रोका, वो अरावली का एक बड़ा काम था। लेकिन अरावली के अंदर 12 या 13 ऐसे स्पॉट था जहां गैप बोलते हैं, जिससे डेजर्ट अंदर आना था। अभी हमने पिछले 3 साल पहले कवर स्टोरी किया था, सारे जितना रिसर्च था उसको ये करके कि अभी क्या हो रहा है वो अरावली के साथ। हमने तो 3 बिलियन साल के पुराने एक इकोलॉजिकल हेरिटेज को तो खत्म कर दिया 30 साल में। अब उसका होगा क्या? उसमें से ये पता लग रहा था कि जो आप एक पहले बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है, और जो माइनिंग से लेकर कंप्लीट इकोलॉजी जाना, और अरावली को कंप्लीट डिग्रेड होने से क्या प्रॉब्लम होगा। शायद गुड़गांव और दिल्ली में ये चीज दिमाग में नहीं घुसता है कि ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसपे से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 150 साल से एस्टैब्लिश्ड होके कि जो डेजर्ट कभी दिल्ली की तरफ नहीं आया था, वो शायद अभी आएगा। अरावली ने जो मेन काम करके रखा था उसका डिग्रेडेशन का। तो लेकिन उसको हम पत्रकार के हिसाब से हम कहानी को कैसे करेंगे, अवेयरनेस करेंगे? हम पत्रकार हैं, हमें हर दिन एक कहानी चाहिए, और कहानी भी नया भी होना चाहिए। आई थिंक अरावली को देखने का, या माइनिंग को देखने का, या जोशीमठ जैसे कोई डिजास्टर को देखने का, इसका जो नया तरीका है कि इस जो हमने ऑलवेज बोलते हैं कि एंगल और कॉन्टेक्स्ट क्या चाहिए। शायद जोशीमठ का कहानी एक क्रैक होकर रह जाएगा, हमने उसको हिमालय कॉन्टेक्स्ट में ना बताएं तो स्टोरी।
और हिमालय कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हिमालय हिमालय नहीं होता है। जो हेल्थ ऑफ द हिल इज वेल्थ ऑफ द प्लेन, जो माना जाता है ना, कि हिमालय जैसे बताया चोपड़ा जी ने, सती जी ने बताया कि हिमालय का कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये है। सिमिलरली आपका जो अरावली का भी प्रॉब्लम या हरियाणा का जो माइनिंग का प्रॉब्लम है या जो डेफोरेस्टेशन का प्रॉब्लम है अरावली के अराउंड, ये सारे एक्चुअली हरियाणा के ही प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़े इकोलॉजी कोई ऐसे नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज या ये होता है। तो शायद जो स्टोरी कहना चाहिए, आई थिंक हमने वही बड़ा स्टोरी किए थे, कवर स्टोरी, वही सेम माइनिंग स्टोरी किए थे, अरावली के ऊपर किए थे, लेकिन ये बताए थे कि देखो एक 3 बिलियन पुराना जो बैरियर था नेशनल कैपिटल के लिए, एक डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए, वो हमें 30 साल में खत्म कर दिया। अभी आगे होगा क्या? उस पे गुड़गांव का वाटर प्रॉब्लम भी आया था, नू का भी वाटर प्रॉब्लम आया था, लेकिन जो एक तरीका होता है जो अभी जो नॉर्मल स्टोरी को बोलने का न्यू कॉन्टेक्स्ट में, वो चाहिए एक्चुअली। उजागर भी यही करना पड़ता है। शायद हिमालय का स्टोरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अभी, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम तो यही चल रहा था कि हम छुट्टी पे जाएं या ना जाएं, यही चर्चा चल रहा था। जोशीमठ में क्रैक आ गया तो वही हुआ था। लेकिन जिस दिन से ये स्टोरी आप हमने लिखना शुरू किए कि ये सारे भारत का आधा पानी का भी हिस्सा है, तो कोई कोई तो पूछता है, होना तो चाहिए कुछ। सिमिलरली अरावली का भी आई थिंक उसी हिसाब से हमें कहानी करना चाहिए। राइट, थैंक यू रिचर्ड। जी रवि सर प्लीज। मनोज जी, आपका ध्यान में जरा नदियों में जो बालू को निकालने का काम हो रहा है, सैंड माइनिंग इज द बिगेस्ट माइनिंग प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ इंडिया, और इसकी जड़ें जो हैं वो पूरे हमारे इलेक्शन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो हमने शायद इंडिया रिवर्स फोरम नाम का जो एक संगठन है, उसने करीब 2 साल पहले इस पर एक पूरा कार्यक्रम किया था। और आप चाहें तो कभी संपर्क कर लें, आपको जानकारी मिल जाएगी कि सैंड माइनिंग भी बहुत बड़ी चीज है जिस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। सैंड को हमने एक माइनर मिनरल कहा है, इसलिए उस पर कोई सरकारी ध्यान बहुत कम रहता है। थैंक यू। धन्यवाद रवि सर। डॉक्टर सती, अगर आप हैं तो एक लास्ट वर्ड इफ वी कैन हैव फ्रॉम यू सर। डॉक्टर सती के इंटरनेट में कुछ इश्यूज थे। I think he has left. he has stepped out, so कुछ उनके कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यूज थे। मैसेज आया। तो समय काफी आगे निकल चुका है। हम लोगों ने शुरुआत तो इसकी की थी 1 घंटे का एक प्रोग्राम से, बट हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो आई होप आप लोगों को सबको आज का जो डिस्कशन है अच्छा लगा। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मिनट में आपने ज्वाइन किया हमारे साथ, और आपके जो विचार हैं और आपके राइटिंग्स तो हम पढ़ते ही रहते हैं, डाउन टू अर्थ भी काफी कवर करता है। और भी अगर कुछ सवालात हैं हमारे यहाँ पे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, तो प्लीज डू राइट टू अस। आपसे हम लोग संपर्क में तो रहते ही हैं, प्लीज डू राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि CSE का जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट है, जो हर साल निकलता है, सालाना जो पब्लिकेशन है, और उसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, हम मार्च में उसकी एक बुक रिलीज करने वाले हैं। रिचर्ड, एम आई करेक्ट? या हाँ, तो वो हम दिल्ली में करेंगे। एक घंटे का 2 घंटे का एक प्रोग्राम, बुक रिलीज एक होगा। यूजुअली हम ये रिलीज अनिल अग्रवाल डायलॉग में करते हैं, जहाँ पे बहुत लोग सम्मिलित होते हैं एक साथ, हमारे मीडिया के दोस्त। इस बार हमने अनिल अग्रवाल डायलॉग को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। अगस्त सितंबर में हम AD 2023 वो ऑर्गेनाइज करेंगे, बट उससे पहले ये SOE स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट हम रिलीज करेंगे। प्लीज डू चेक इट आउट, प्लीज डू फॉलो अस, एंड प्लीज स्टे इन टच, प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रवि सर। एंड थैंक यू रवि जी, पढ़ते पढ़ते स्टोरी करते हैं आपको। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। नमस्कार। नमस्ते।